इसको और लार्ज कर सकते हैं, इसको फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन इससे बड़ा हो गया, इसे स्क्रॉल करो, ये हम मिनिमाइज करोगे तो बच्चों चैट दिखेगा, ऐसे यहाँ बच्चे बच्चे भी दिखेगा, ठीक है, सेव नहीं करो, ओके। बाकी ये स्क्रॉल करोगे, यहाँ लिखो एक बार पूरा पेज दिख नहीं रहा। हाँ दिख रहा है, सबको दिख रहा है। नाइस, पूरा उतने के लिए गया। हाँ ये दिख रहा है, बच्चे पूछो पूछो। Good afternoon, everyone. Can you hear my voice? Yes, sir. Okay, fine, fine. ठीक है. Deepak, Harshita, Pritam, Rinki, and Ayush. How are you, Ayush? Ayush, can you hear my voice? Ayush, can you Yes, hear sir. my? Ayush, can you hear my? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good. Okay, so Okay, that's good. So, okay. So like today we'll discuss today we'll discuss like next of in Alan, that is friction, next right? topic on the friction. And Right. wait a second. And Can you see the question? आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन आप पे? लोग क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. Okay. Okay, just do it. Try एक बार आप try Just करो. try एक बार आप try करो. Then I will explain. Then I will explain. सही चल रहा है। क्या मेरी वॉइस रिपीट आ रही है, इको तो पर ऑन माइक बंद है, बंद है. आपकी रिपीट आवाज आ रही है। क्या शो है? रिपीट आवाज कैसे? उधर लोग और फिर दोबारा करो. हाँ, रिफ्रेश कर दो. सही चल रही है। ठीक है.
सॉल्यूशन है। अब सभी लोगों की स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है क्या क्वेश्चन है? ओके 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 ठीक है अर्शिता। ओके लेट अस चेक कौन सा आंसर आ रहा है इसमें। आई थिंक एक सिंपल क्वेश्चन है फ्रिक्शन का, राइट? और किसका आंसर आ रहा है? एनीवन गॉट द आंसर? दीपक, प्रीतम, रिंकी? किसी का भी आंसर आ रहा है? किसी का? कर रहा हूँ, ओके कंप्लीट नहीं है। ओके ओके ठीक है करो, ट्राई करो। आयुष, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है इसको? यू कैन टाइप ऑन टेक्स्ट चैट ऑल्सो। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप टेक्स्ट लाइक चैट बॉक्स में कर सकते सर ट्राई कर रहा हूँ सर। ठीक है। रिंकी, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे इसको अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है? नहीं सर, समझा दीजिए एक बार। चलो कोई बात नहीं, चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ट्राई करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में सिंपल ये बोल रहा है, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 m3 connected by a string like passing over a pulley, mass m1 hanging freely, m1 m2 and m3 are on the rough horizontal table and the coefficient of friction is nu. The pulley is frictionless, negligible mass, downward acceleration of mass m1 is। बेसिकली सिंपल एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, 2 ब्लॉक हैं और एक चीज और दिया यहाँ पे रिलेशन कि तीनों का जो मास क्या है वो बराबर है, ठीक है, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक m2 मास है, m3 मास है और इसके नीचे फ्रिक्शन है, राइट? और यहाँ पे एक जो मास है m1 वो हैंग कर रहा है, लटक रहा है। तो हमें क्या बेसिकली बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो mg का फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, इस वजह से ये नीचे मूव करने की कोशिश करेगा और ये जो m2 m3 का सिस्टम है ये ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन बताना है। अब देखो इसको चाहे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट इक्वेशंस लिख के भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो करते हैं इसको। अब एक चीज क्या दी, m1 m2 m3 सबका मास बराबर है। तो अब देखो सिंपल सा रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं। पहली चीज ये निकाल लेते हैं कि इस पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बताओ आप लोग। सिंपल न्यू mg, राइट, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज नॉर्मल कितना होगा, mg के बराबर होगा। इस पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, इस पॉइंट पर भी, क्योंकि मास सेम है तो इस पॉइंट पर भी सेम लगेगा, दैट इज न्यू mg लगेगा, ठीक है। तो अगर एक बेसिक अप्रोच से जाओगे आपको सिंपल इस m1 का एफडी बनाना पड़ेगा, m2 का एफडी बनाना पड़ेगा। आप लाइक फोर्सेस लिखो, देन फिर उसको सॉल्व करो, तब जाकर आपको आंसर मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखोगे तो m1 m2 m3 जो 3 ब्लॉक सिस्टम है सबका एक्सेलरेशन सेम है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो m2 m3 है जो कि सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है,
इसको हम एक ब्लॉक सिस्टम मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। इसको हम एक सिस्टम मान के तो सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा, उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। इस तरीके से ये m मास का हो गया नीचे, और यहाँ पे स्ट्रिंग पे ये आ गया जिसका टोटल मास क्या है 2m है। टोटल यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा F डैश अगर मान ले तो ट्वाइस ऑफ न्यू mg हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इक्वेशंस लेके आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। अब देखो इस ब्लॉक का ये जो m1 है इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 and 3 है, राइट। तो अगर m1 का एबीडी आप बनाओगे, ठीक है, तो सिंपल क्या लगेगा, नीचे mg फोर्स लग रहा होगा और ऊपर ही टेंशन फोर्स ऐसे लग रहा होगा, राइट। और ये ऑब्वियस बात नीचे मूव कर रहा है। अब इसका हम एबीडी बनाएंगे, इसका एबीडी कैसे बन जाएगा, ये 2m, टेंशन फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, और ये मूव करेगा लेफ्ट डायरेक्शन ऐसे, और एक्सप्रेशन सेम होगा। अब इसका हम इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन लिखेंगे हमें क्या मिल जाएगा, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। अब इसका हम इक्वेशन लिखेंगे हमें क्या मिल जाएगा, देखो अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2ma, ठीक है। ये हमें दो इक्वेशन मिल गया। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे माइनस टी है, यहाँ पे प्लस टी है, ऐड करेंगे तो माइनस प्लस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे mg माइनस एफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ma मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो mg फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी, ट्वाइस ऑफ न्यू mg है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं, देखो क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा mg माइनस ट्वाइस, सर 3ma आएगा ना? कहाँ पे, हाँ सॉरी हाँ यहाँ पे ये 3m आ जाएगा, ठीक है थैंक यू। तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3m। अब ठीक है, m कॉमन है, इसको कट गया ये, तो इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, g कॉमन उसको बाहर ले लो, तो g इंटू 1 माइनस 2 न्यू बाई 3, राइट। यानी कि अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर 3 सही आ रहा है, हर्षिता यू आर राइट, आपका आंसर सही है, ठीक है। समझ में आया ये सोल्यूशन कैसे सॉल्व हुआ, यस सर। ओके चलो बढ़िया। रिंकी आपको समझ में आया ये, यस सर। ओके चलो ठीक है बढ़िया। और किसी को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछना है तो बताओ। ये सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिंपल पहला स्टेप था एबीडी बनाना, फोर्सेस लिखना, देन लाइक मेक इक्वेशन, जस्ट सॉल्व इट, उसको बस सॉल्व कर देना था। प्रीतम आपको समझ में आया, सर एक तो डाउट है फिर भी थोड़ा। हाँ बोलो आप प्रीतम क्या पूछना चाहते हो। तो सर इसमें जो एक्सेलरेशन दोनों में सेम होते हैं सर, वो किससे होते हैं सर, ओके क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। हाँ तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, आप स्ट्रिंग की अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे, जो स्ट्रिंग है ये रस्सी है बेसिकली, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी हम क्या लेते हैं कि स्ट्रिंग मासलेस होता है और इनएक्सटेंसिबल होता है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये है, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि दिस स्ट्रिंग कांट चेंज इट्स लेंथ, ये इसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, इसकी लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, जो इसकी लेंथ है वो वही रहेगी। और अगर दो ब्लॉक सिस्टम है, मतलब लाइक दो ब्लॉक सिस्टम में स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो पहले ब्लॉक के साथ दूसरा ब्लॉक तभी मूव करेगा जब वो टाइट होगा, ठीक है, वो टाइट होगा। तो अगर ये वाला जो पार्ट है ना m1 है, अगर हम मानते हैं किसी टाइम पे ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये जो पूरा सिस्टम m2 m3 के इसको भी v1 वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, लूज हो जाएगा, ठीक है। तो मेंटेन द जो कंडीशन है स्ट्रिंग की कि वो टाइट होगा तभी पूरा सिस्टम मूव करेगा, ठीक है। और एक टेंशन जनरेट तभी होगा जब स्ट्रिंग टाइट होगी, ठीक है। तो इसके साथ लेकिन जो जिस रफ्तार से वेलोसिटी जिस रफ्तार से ये नीचे आएगा या जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा, या फिर अगर ये मैं बोलूँ अगर किसी सर्टेन टाइम इंटरवल में अगर ये जो है कुछ डेल्टा एक्स नीचे आता है डाउनवर्ड, उसी सर्टेन टाइम इंटरवल में
ये वाला जो पार्ट है वो डेल्टा एक्स इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, मूव करेगा। ठीक है प्रीतम, क्लियर हुआ आपको ये? यस सर। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी को उसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, जो लेंथ है उसकी मेंटेन रहेगी, और वो लेकिन अगर मोशन हो रहा है, लेकिन दो ब्लॉक सिस्टम में मोशन हो रहा है, तो स्ट्रिंग को टाइट होना पड़ेगा, तभी वो दोनों ब्लॉक मूव करेंगे। और जब टाइट होगा तो जिस रफ्तार से पहला वाला मूव कर रहा होगा उसी रफ्तार से दूसरा वाला भी मूव करेगा। ठीक है, आयुष आपको समझ में आया ये? यस सर। चलो बढ़िया। चलो ठीक, एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। ओके, इसको होल्ड करो आप। मैं एक फ्रिक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, शायद हो सकता है आपने सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो भी अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर इज ए ब्लॉक, ठीक है, एक ब्लॉक ऐसे रखा गया रफ सरफेस पे, एंड यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो न्यू दिया हुआ है। ठीक है, coefficient of friction is new, and the question is asked that like what should be the minimum value of external applied force so that we can move this block। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, what should be minimum value of F force so that we can move the block। ठीक है, अब इसमें उस एफ फोर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगा और किस एंगल पे लगेगा, जस्ट सिंपली ये बोला कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एफ क्या होगा सो दैट ये जो ब्लॉक है मास एम का इसको मूव करा सके, बस ये आपसे बोला है। क्लियर है क्वेश्चन? तो जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है वो किसी एंगल पर भी एक्ट कर सकता है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसका आंसर न्यू एम जी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे सर सिंपली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू न्यू एम जी है तो न्यू एम जी से ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, न्यू एम जी इसका आंसर नहीं है, आपको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। क्लियर है क्वेश्चन सबको? यस सर, ओके ट्राई कर रहे हैं। ओके, जस्ट ट्राई। Now unmuted. We're now unmuted. किसी का आंसर आ रहा है? सर एक बार समझा दीजिए सर थोड़ा सा। ओके चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हर्षिता, आपको समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? ओके चलो कोई बात नहीं, देखो इसको करते हैं।
तो इसको करने से पहले एक सिंपल सी चीज है, शायद आपने सुना होगा। सर इसमें काइनेटिक्शन यूज होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक ही दिया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज न्यू। देखो ओके अगर आपको पुलिंग एंड पुशिंग का केस अगर पता है तो आप इसको और आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। इन केस ऑफ पुलिंग क्या होता है, जो नॉर्मल फोर्स वो mg से कम हो जाता है, राइट। सो इन दैट केस क्या होता है, हम किसी ब्लॉक को किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है तो उसको हम इजिली मूव करा सकते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ पुशिंग क्या होता है, नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है और हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। पुलिंग का मतलब क्या है, सिंपली एक अगर ये एक मिनट अगर ये ब्लॉक है तो इसको हम कुछ इस तरीके से खींचे, लाइक विथ सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, राइट। लेट अस सपोज कि कुछ थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, लेट अस सपोज कि अगर एक्सटर्नल फोर्स F है, ठीक है, तो अगर हम FBD बनाते हैं इसको हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं फोर्स को। इस साइड आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में F cos थीटा एंड वर्टिकल में आ जाएगा हमारा F sin थीटा, ठीक है। और अगर FBD हम बनाते हैं तो सिंपल आ जाएगा, mg हमारा नीचे आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर आ जाएगा। तो आप बिकॉज वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा तो वाई डायरेक्शन हम क्या लिख देंगे, n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg, राइट। सो यहाँ से हमें नॉर्मल फोर्स कितना मिल जाता है, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा, राइट। बिकॉज एफ इज एक क्या एक्सटर्नल फोर्स है तो एफ साइन थीटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जो इस केस में क्या आ रहा है, जो नॉर्मल फोर्स है हमारा वो लेस देन mg आ रहा है, ठीक है। मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट फ्रिक्शन फोर्स या एम एफ एम में लिखता है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये कितना हो जाएगा, न्यू इंटू एन, एंड एन की वैल्यू कितनी हो गई, mg माइनस एफ साइन थीटा, राइट। ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो गई। अगर नॉर्मल केस में देखें, अगर जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है अगर वो हॉरिजॉन्टली लगाओगे ऐसे सिंपल इस तरीके से तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लगता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, न्यू mg होती है। बट अगर हम पुलिंग वाला केस देखें, मतलब कि अगर हम इस तरीके से इस सेंस में कुछ अगर इसको हम पुश खींचते हैं, पुल करते हैं, तो क्या होता है कि इससे नॉर्मल जो फोर्स है वो mg से कम हो जाता है और नॉर्मल फोर्स जो mg से कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो इस केस में हमें क्या होता है, जो अप्लाइड फोर्स है F वो हमें जो लाइक नॉर्मल हम सोच रहे थे लेकिन हमें न्यू mg लगाना पड़ेगा, न्यू mg नहीं, उससे अगर कम भी फोर्स हम लगाते हैं एट सर्टेन एंगल तो हम इसको मूव करा सकते हैं। अब वो वैल्यू हमें निकालनी, देखो कैसे निकालेंगे। अब हमें फ्रिक्शन फोर्स पता चल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस ब्लॉक को मूव कराना है। तो मूव कराने का कंडीशन क्या हो सकता है, इन एक्स डायरेक्शन, या फिर हम लिखते हैं सिंपली फॉर एक्स डायरेक्शन मोशन के लिए क्या हम कंडीशन लिखेंगे कि एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन 0, मींस व्हाट, हम क्या लिखेंगे, देखो एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन, ठीक है, नेट जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है लाइक दिस शुड बी इक्वल टू ma एंड फॉर मोशन एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन 0। एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन 0 मींस व्हाट कि दिस टर्म, ये जो टर्म है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। आओ लिख लेते हैं इसको रिलेशन को। तो यहाँ से रिलेशन क्या मिल जाएगा, एफ कॉस थीटा माइनस एफ शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या जो वैल्यूज है वैल्यूज को पुट कर देना और हमें एफ की एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे, देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, देखो इसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ न्यू mg, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा, ये प्लस न्यू एफ साइन थीटा, ठीक है। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें सिर्फ दो रिलेशन हमें बनाना है। एफ को अगर मैं एक मिनट, अगर मैं f को कॉमन ले लूँ तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा, दिस शुड बी ग्रेटर देन, न्यू mg को मैं इस साइड लेके आ जा रहा हूँ, दिस शुड बी ग्रेटर देन न्यू mg, राइट। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा, जो फोर्स है दिस शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, न्यू mg बाई cos थीटा
प्लस न्यू साइन थीटा, राइट। या फिर अगर आप लिमिटिंग कंडीशन लगाओ, ठीक है, अगर आप लिमिटिंग कंडीशन लगाओ तो लिमिटिंग कंडीशन में हमारी वैल्यू क्या आएगी, जो एफ अप्लाइड है दैट शुड बी इक्वल टू न्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा, ठीक है। तो एक चीज तो हमें एफ का एक रिलेशन मिल गया, एफ और थीटा का, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, अगर हम जो एफ है उसकी वैल्यू फिक्स कर दें, ठीक है, हम क्या करें, जो एफ है मतलब ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू फिक्स कर दें, ठीक है, ऐसे ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू फिक्स कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, थीटा के टर्म्स में एक वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसको इस तरीके से अगर मैं लिखूं कि एफ इज इक्वल टू न्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, मिनिमम फोर्स, ठीक है, मतलब कि हमें थीटा को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो थीटा को एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एफ फोर्स की वैल्यू दी हुई है या जो हमने फाइंड किया है बेसिकली, इसको हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो किसी फंक्शन का कोई भी अगर हमें फंक्शन दिया हुआ है उसको उसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालने, शायद आपको याद होगा, चलो इसको पैरेंथेसिस स्पेस में मैं लिख लेता हूँ। हमें क्या मिला, एफ इज इक्वल टू न्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा, ठीक है। इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है टू गेट थीटा, थीटा पाने के लिए, ठीक है। तो सिंपल इसका तरीका क्या होता है, यहाँ पे क्या हमारा f इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ये हमें दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लाइक दैट वेरिएबल, जो वेरिएबल होता है यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, हम क्या लिखेंगे, डी एफ बाई डी थीटा, ठीक है। अब देखो जो न्यू एम जी क्या वो कांस्टेंट टर्म है, तो उसको हम बाहर लिख लेते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इनटू अब ये जो होल टर्म है, जो होल टर्म है, ठीक है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, हम क्या करें, इसके पावर -1 हम लिखें, तो -1 अगर मान लो लिखते हैं तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएशन लेके आएंगे, -1 अपॉन लाइक ऐसे अगर आप देखो सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसी फॉर्म का है, -1 अपॉन कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा आ गया का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अगेन ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस थीटा का कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, प्लस न्यू साइन थीटा का कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। तो हमारे ये टर्म आ गया, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम हम क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और उसको जीरो से इक्वेट करते हैं, मतलब डी एफ बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो हम पुट करेंगे, तो ये टर्म जीरो हो नहीं सकता और डिनोमिनेटर हम जीरो कर नहीं सकते एक फाइनाइट वैल्यू के लिए। बेसिकली ये वाला जो टर्म है क्या होगा, जीरो से इक्वेट करें मतलब क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस न्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा को उधर हम लेके जाएंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, आप देखो ध्यान से, टेन थीटा इज इक्वल टू न्यू मिल जाएगा, या फिर थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स न्यू मिल जाएगा फॉर मिनिमम फोर्स, किसके लिए, फॉर मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हम tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू न्यू है तो आप sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, निकालो, आप देखो sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ न्यू, तो न्यू है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो आप साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर मींस न्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस न्यू स्क्वायर, एंड cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस न्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक इसको इसमें पुट कर दो आप, तो न्यू एम जी अपॉन cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस न्यू स्क्वायर, एंड साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, न्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस न्यू स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली आपको वैल्यू ये मिलता है, देखो ये आ जाएगा न्यू एम जी, ये वैल्यू आ जाएगा न्यू एम जी अपॉन, ये बेस कॉमन है 1 प्लस न्यू, ये इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस न्यू स्क्वायर, ये आपका फाइनल वैल्यू आता है, ठीक है। मिनिमम फोर्स in terms of what, in terms of mg new, ठीक है।
खैर लाइक अगर थीटा दिया है तो हम ये और आसानी से एफ हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। अगर थीटा नहीं दिया है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरह है, अगर थीटा नहीं दिया है तो हमें ये रिलेशन निकालना पड़ेगा जो इसमें आता है। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, मतलब एक्चुअली दो चीजें इसमें करनी थी आपको। पहली चीज कि एफ फंक्शन निकालना, देन उसके बाद आपको एफ फंक्शन एज ए थीटा के फॉर्म में, फिर उसको डिफरेंशिएट करके उसकी मिनिमम वैल्यू निकालना। समझ में आया ये? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आई नो, बट प्रोसेस यही है। प्रीतम समझ में आया आपको ये? सर प्रैक्टिस करने से ठीक से हो जाए सर। अभी तो मतलब 100% तो नहीं, प्रैक्टिस करने से पूरा हो जाए। चलो ठीक है, ठीक है। आयुष आपको समझ में आया ये? यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने? मैं स्क्रॉल करूं ऊपर, अगर इनिशियल पार्ट आपको देखना होगा। इनिशियल पार्ट आपको सर कर रहे हैं सर, थोड़ा सा बचा है। ओके ओके, ठीक है। तो हो सकता है मे भी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा अलग लग रहा है। ठीक है, प्रोसेस वही। पहली चीज आपको एफ जो है फोर्स को फंक्शन एज थीटा लेके आना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद आपको उसको क्या निकालना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोसेस यही है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, वेट अ सेकंड। हाँ आई गॉट, एक्चुअली यहाँ पे क्या था, एफ इक्वल टू, एक मिनट जस्ट होल्ड अ सेकंड। यहाँ पे आपका रिलेशन हमें क्या मिला था, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, एफ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा रिलेशन था। तो एक मिस्टेक यहाँ पे ये हुआ है, मैंने cos थीटा की वैल्यू लिखी 1/√1 प्लस न्यू स्क्वायर प्लस न्यू इंटू साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू खुद न्यू अपॉन √1 प्लस न्यू स्क्वायर है, इंटू न्यू करेंगे तो बेसिकली न्यू स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस न्यू स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो बेसिकली क्या होगा, 1 प्लस न्यू स्क्वायर की पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो फाइनल जो आंसर आपका ये आ जाएगा। थोड़ा सा फाइनल जो आंसर आपका आएगा ये इस तरीके से आ जाएगा, न्यू mg अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा ये। कैसे, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। ये पावर 1 है और ये होल के पावर क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो ये 1 माइनस 1/2 ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ये न्यू mg अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस न्यू स्क्वायर। हर्षिता आपको समझ में आया ये? Yes, sir. ओके, थोड़ा सा एक्चुअली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में तो नहीं पूछा, लेकिन कई सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। रिंकी आपको समझ में आया है? रिंकी एंड दीपक, ओके ओके ओके, चलो बढ़िया, ठीक है ठीक है, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट टाइम बढ़े आगे। Yes, sir. ओके ओके, चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था फ्रिक्शन का, तो मैंने सोचा कि इसको यहीं पे कर लेना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा। प्रीवियस हम जाते हैं, हमारा सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हाँ यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि लाइक एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ, तो मिनिमम अप्लाइड फोर्स सो दैट कि इसको हम मूव करा सके, जस्ट टू मूव की कंडीशन पूछा था। तो अब सिंपल अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइक आप लगाते, ऐसे अगर आप लगाते तो ठीक है, आपको जो एफ कितना आता, न्यू mg आता, बट उससे कम भी हो सकता है। कब, अगर हम इस एक्सटर्नल फोर्स को ऐसे कुछ एंगल पे लगाएं। ठीक है,
एंगल पे लेटर सपोज हमने थीटा एंगल पे लगाया, तो थीटा एंगल पे लगाने पर हमने वर्टिकल फोर्स को बैलेंस किया तो हमें क्या मिल गया, नॉर्मल फोर्स मिल गया। नॉर्मल फोर्स मिल गया तो हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता चल गई कि फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करेगा, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, फिर हमने क्या किया, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन की कंडीशन है उसको हमें लगा दी, मतलब एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। तो फॉर ब्लॉक टू मूव एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन 0 and acceleration should be greater than 0, that means what, कि f cos theta minus f should be greater than 0, ठीक है। तो यहाँ से हमने फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करी, तो वहाँ हमें कैपिटल F मीन्स अप्लाइड फोर्स में हमें एक रिलेशन मिल गया, अप्लाइड फोर्स एंड थीटा का एक रिलेशन मिल गया, दैट इज न्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस न्यू sin थीटा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, f अप्लाइड फोर्स की मिनिमम वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ऐसा आप बोल सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो उसमें थीटा का टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो हमें f जो फोर्स है उसको मिनिमाइज करना है, जब जहाँ f इज ए फंक्शन ऑफ थीटा है, तो किसी फंक्शन ऑफ थीटा को जब हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है हमें क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया है, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया थीटा के टर्म्स में, तो डिफ्रेंशिएट करके फिर हमने जब 0 पुट किया था हमें tan थीटा इक्वल टू न्यू मिला, ठीक है। मीन्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स न्यू, वहाँ से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, वहाँ से हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, और हमने जो हमारा प्रीवियस था उसमें हमने क्या किया, इसको पुट कर दिया, ठीक है। जब हमने इसको पुट किया तो हमें फाइनली क्या मिल गया, एफ मिनिमम, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, एफ मिनिमम इज इक्वल टू न्यू एम जी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस न्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके सामने मोमेंटम का दिख रहा है, आप एक बार रीड कर लो, अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक सिंपल सा रिलेशन होता है क्या, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डॉट टी, या फिर एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। तो वो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उससे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जिसको पता अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ये बेसिकली होता है इंटीग्रल एफ डी टी इक्वल टू डेल्टा पी, ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ है वहां से भी इसको हम समझ सकते हैं, नहीं तो फिर जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास जो हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस चीज को हम पढ़ते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ से भी इसको हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रल एफ डी टी या फिर एफ डी टी सिंपली इज इक्वल टू डेल्टा पी, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। एक और मैं आपको हिंट देता हूँ, इसमें क्या बोला, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ एज शोन बिलो एंड द ग्राफ ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल 0 to 8 सेकेंड 12, ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसमें करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको रिलेशन बताया एफ डी टी इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम बेसिकली। तो एफ डी टी का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे एफ टी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा एफ डी टी दिया हुआ है, दैट मीन्स व्हाट कि अगर एफ टी कर्व दिया हुआ है तो एफ डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम वुड बी इक्वल टू द एरिया अंडर द एफ टी कर्व, एफ टी कर्व के अंदर जो एरिया आएगा वही चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। तो वो आपको बेसिकली निकालना है और कुछ नहीं, और एरिया अंडर का मतलब कि विद साइन, साइन के साथ भी आपको करना है। हर्षिता, हाँ एक मिनट 4 into 3 12, हाँ हर्षिता यू आर राइट, सही आपका आंसर। बाकी लोग भी ले आओ आंसर, तो मैंने काफी कुछ बता ही दिया है।
और किसी का आंसर नहीं आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, करते हैं इसको फटाफट, थोड़ा क्विकली करते हैं। आज हमें फ्रिक्शन को कवर करना है, ठीक है। देखो आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्या आपको ये एफ एंड टी का कर्व दिया हुआ है, मतलब ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। एफ एंड टी का ग्राफ जैसा कि मैंने आपको बताया इंटीग्रल एफ डी टी इक्वल टू डेल्टा पी होता है, या फिर हम सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एफ डी टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, अगर हम एफ टी कर दिया हो तो एफ टी डेल्टा पी क्या होता है एफ डी टी, तो सिंपली हमें क्या निकाल लेना है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर एफ टी कर्व, ठीक है, एरिया अंडर एफ टी कर्व, ठीक है। ऐसे कई सारे आपको रिलेशंस मिलेंगे जहाँ पे हम एरिया अंडर द कर्व निकाल के हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। देखो एरिया निकालते हैं, अब इस वाले पार्ट को देखो, टाइम जब 0 से लेकर 2 सेकंड तक है और ये हाइट कितनी, मतलब फोर्स कितना लग रहा है, ये जो मेजर लिमिट है 6 है, तो ये जो पार्ट है इसका एरिया कितना हो जाएगा, सिंपली ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस इज टू हाइट इज 6, तो कितना आ गया 6 आ गया, और ऊपर की तरफ है तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अब ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया कितना आ जाएगा निकालो, ये क्या है स्क्वायर एरिया रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल, और -3f है, फोर्स कितना -3, तो क्या हो जाएगा -3 इंटू 2 इक्वल टू -6, ठीक है। तो टाइम जो है 2 to 4 सेकंड के बीच में एरिया कितना है -6 है, मतलब चेंजिंग मोमेंटम कितना आया -6 आया, तो -6 और ये +6 कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। मतलब नेट जो आएगा वो क्या आएगा, बेसिकली ये टाइम जो है 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड के बीच में आएगा, तो 4 और 8 सेकंड के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, ये बेसिकली ये थोड़ा सा नीचे है बट ये 3 है, राइट 3 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो सिंपल रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का बेस 4 इंटू 4 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 12 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको हर एक पार्ट का सेपरेटली एरिया निकालना था, और इस तरह का अगर ग्राफ से हम एरिया निकालने तो हमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अगर नीचे है तो नेगेटिव होगा, ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो फाइनली जो आएगा नेट जो हमारा एरिया आएगा, ठीक है, नेट एरिया साइन वो हमारा 12 आएगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा डेल्टा पी विल बी इक्वल टू द 12 न्यूटन सेकेंड, ये हमारा आंसर है। समझ में आया ये? दीपक, प्रीतम, रिंकी, यस सर। ओके चलो बढ़िया है, ठीक है। आयुष आपको समझ में आया ये? प्रीतम समझ में आया ये? यस सर। ओके चलो बढ़िया है, ठीक है, चलो बढ़िया है, ओके देन लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन। क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये एक इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट रीड एंड ट्राई। आयुष आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आया, आपने ट्राई किया था उसको? हाँ सर, नोट किया था उसको मैंने। आपने खुद से सॉल्व किया था? आपने खुद से सॉल्व किया था? हाँ सर, ट्राई कर रहा था उसको। चलो कोई जो टॉपिक समझाए थे ना मिनिमम वाला, हाँ उसी पे। हाँ चलो चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन ट्राई करो आप।
एनीवन गॉट द आंसर? किसी का आंसर आया? हर्षिता सर आई गॉट 5. ठीक है, सही है, सही है. आई थिंक हर्षिता यू आर राइट. लेट मी चेक वंस फर्स्ट. ओके, लेट अस डू इट. करते हैं इसको. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन अ ट्रक. द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक and the surface is 0.6 if the acceleration of truck is 5 meter per second square. The frictional force acting on the block is. तो पहली चीज हमें ये चेक करना है, ग्राउंड फ्रेम में नहीं, हमें ट्रक के फ्रेम में चीजों को देखना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप ट्रक के फ्रेम में चीजों को देखो, यहाँ पे अगर ट्रक के फ्रेम में यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर है, अगर इसके रिस्पेक्ट में हम देखें तो इस ब्लॉक पे जो 1 kg इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऐसे पीछे के डायरेक्शन में, ऐसे लग रहा होगा. ठीक है, पीछे में लगेगा, आगे में लगेगा, अभी हम कुछ श्योर नहीं बोल सकते. ठीक है, उसका एक रीजन है. मतलब अगर हम वैसे निकालें फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आप देखो सिंपली न्यू इंटू एन. राइट, न्यू की वैल्यू 0.6 है और नॉर्मल फोर्स कितना 10 mg. तो ये कितना आ गया, 6 न्यूटन आ गया. राइट, मतलब कि 6 न्यूटन फोर्स मैक्सिमम लग सकता है फ्रिक्शन का. ठीक है, 1 kg ब्लॉक पे. अब अगर आप एज ऑब्जर्वर यहाँ पर हम बैठ जाएं ट्रक पे, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है ट्रक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो इस ऑब्जर्वर के लिए इस ब्लॉक पे 1 kg पे सूडो फोर्स लगेगा पीछे के डायरेक्शन में. ठीक है, एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे डायरेक्शन में. इसकी वैल्यू क्या होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. ठीक है, तो मास कितना है 1 kg और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम कितना है 5 है. तो 1 इंटू 5 दैट इज 5 न्यूटन. ठीक है, तो 5 न्यूटन फोर्स जो है सूडो फोर्स बेसिकली ये 1 kg ब्लॉक पे किधर लगेगा, पीछे के डायरेक्शन में लगेगा. राइट, तो फ्रिक्शन चाहता क्या है, फ्रिक्शन ऑलवेज वांट्स टू स्टॉप, और फिर आप ये बोल सकते हो कि ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस. फ्रिक्शन हमेशा ये चाहता है कि जो दो कॉन्टेक्ट सरफेस है उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, एंड उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, चाहे डायरेक्शन हो या फिर मैग्नीट्यूड की बात हो. जरूरी ऐसा नहीं कि हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू वही एक्ट करे, जितनी रिक्वायरमेंट होती उतना ही एक्ट करेगा, उससे ज्यादा एक्ट नहीं करेगा. तो इस सिचुएशन में अगर आप देखो तो सूडो फोर्स लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में ब्लॉक 1 kg पे. ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा, फ्रिक्शन जो यहाँ पर अवेलेबल है, फ्रिक्शन ये चाहेगा कि रिलेटिव मोशन ना हो. ठीक है,
फ्रिक्शन यहाँ पे जो अवेलेबल है, फ्रिक्शन ये चाहेगा कि रिलेटिव मोशन ना हो, राइट। तो रिलेटिव मोशन ना होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि एक राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लगना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स इस सिचुएशन में किधर लगेगा, राइट डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा, जितनी रिक्वायरमेंट है, सो दैट कि इसका कोई रिलेटिव मोशन ना हो, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 न्यूटन, 6 न्यूटन नहीं लगेगा। जितनी जरूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट उतना ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। समझ में आया आपको? फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, ठीक है, एंड इट्स ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। अर्षिता, यू आर राइट, आपका आंसर सही है, 5। रेस्ट पीपल, दीपक, प्रीतम, रिंकी, सानू, आपको समझ में आया है क्वेश्चन? यस सर। ओके, चलो पढ़िए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया। मुझे फिर से तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना, बिकॉज सूडो फोर्स का एक तो कोई एक्सप्लेन सिंपल सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट और फ्रिक्शन का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज को याद रखना कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, एंड ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। जो दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है, उनमें रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 kg का जो ब्लॉक है एंड जो ट्रक है, उसमें क्या करना चाहेगा, ये जो रिलेटिव मोशन हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी, उसको रोकने की कोशिश करेगा अप टू इट्स मैक्सिमम लिमिट, जो मैक्सिमम लिमिट है। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे पूछूं, चलो पूछता, लेट अस सपोज इसका एक्सेलरेशन जो है वो 5 ना होके 6 है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप फटाफट रिप्लाई करना। तो क्या ये 1 kg का ब्लॉक मूव करेगा या नहीं? अगर मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? फटाफट रिप्लाई करना, बिकॉज हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगर, हाँ प्रीतम बोलो। अच्छा, 1 kg का ब्लॉक मूव करने लगेगा? तो नहीं करे, नहीं करेगा, एग्जैक्टली, नहीं मूव करेगा, एग्जैक्टली, स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा। दोनों फोर्स बराबर लग रहे हैं ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एक्चुअली दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू, आप बोल सकते हो कि ये क्या होगा, वो एक्चुअली लिमिटिंग वैल्यू होगा। जैसे ही 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन एक्सीड करेगा, ये जो सूडो फोर्स है यहाँ पे जो लग रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 न्यूटन से एक्सीड कर जाएगा। और जैसे ही 6 न्यूटन से एक्सीड करेगा, बिकॉज फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है, 6 न्यूटन लगा सकता है। जैसे 6 न्यूटन से एक्सीड करेगा, ये 1 kg वाला ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। चल एक चीज और मैं पूछता हूँ, अगर मैं 6 ना लेके मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है, 5 6 ना लेके मैं क्या ले लेता हूँ, जो सॉरी इसमें बहुत ज्यादा हो गया, ओके लेट मी। अगर मैं ये जो ट्रक का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक मैंने कितना ले लिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो आपको बताना है जो 1 kg का ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg block if acceleration of truck is 10 meter per second square, and in which direction also, right? किस डायरेक्शन होगा ये भी आपको बताना है। इसमें एक्चुअली एक रिलेटिव का भी कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर आगे की तरफ मूव करेगा 4। ओके ठीक है, ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। 4 एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी 10 होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू ही 10 होगी। ओके सर ये एक्सीलरेशन दे रखा है ना 10 आपने ट्रक का। हाँ, लेकिन ट्रक का एक्सेलरेशन 10 है, मैं ब्लॉक का पूछ रहा हूँ
कि जो 1 kg का ब्लॉक है, अगर ओके एक्सेलरेशन ओके 10 है, तो ये जो 1 kg का ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ये अब मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। ओके सर। ठीक है। आयुष, आपको ये समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन का बेसिकली हम सारे कॉन्सेप्ट्स को उसमें समझ रहे हैं। क्वेश्चन तो एक उसको समझने का, आप बोल सकते हो कि एक्सप्लेनेशन को समझने का एक जरिया है बेसिकली, ठीक है, सो दैट कि उससे हमें ये भी आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। तो सर एक बार और सर एक बार समझा देंगे तो थोड़ा। ओके ओके, क्वेश्चन क्या था आपने पढ़ लिया ना क्वेश्चन? यस सर। ओके, जो फर्स्ट पार्ट था, जो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, ये क्लियर है आपको या ये भी मैं एक्सप्लेन करूं? सर ये क्लियर है सर। ओके, तो देखो फर्स्ट पार्ट में कह रहा था कि अगर ट्रक का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इस 1 kg का जो ब्लॉक है बेसिकली, इस पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें लाइक अगर हम यहाँ पे एज ए ऑब्जर्वर बैठ जाए ट्रक पे ऐसे, तो हमें क्या दिखेगा कि एक सूडो फोर्स लग रहा है इस 1 kg ब्लॉक पे बैकवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से सूडो फोर्स आपको पता होगा, सूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्रेम। जो फ्रेम का एक्सलेशन का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट एक्ट करता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? मास ऑफ दैट ब्लॉक इनटू एक्सलेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है। तो जब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है, दैट इज 5 न्यूटन, ठीक है। एंड फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 6 न्यूटन। तो ऑब्वियस बात है कि 6 न्यूटन तक जो फ्रिक्शन है रेजिस्ट कर सकता है रिलेटिव मोशन। 6 न्यूटन से जैसे क्रॉस करेगा सूडो फोर्स की वैल्यू, ये रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 न्यूटन क्या है? 5 न्यूटन आराम से रेजिस्ट कर सकता है फ्रिक्शन। तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा गया, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 1 kg ब्लॉक, वो कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन हो जाएगा। और डायरेक्शन किधर होगा? अपोजिट टू सूडो फोर्स, मतलब कि इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा फ्रिक्शन फोर्स, लाइक इन राइटवर्ड डायरेक्शन ऑन द 1 kg ब्लॉक, ठीक है। सेकंड पार्ट मैंने ये पूछा, अगर मैं एक्सेलरेशन 6 कर दूं ट्रक का, तो क्या होगा? तो 6 में करूंगा तो सिंपल ये क्या होगा, जो सूडो फोर्स की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन हो जाएगा। मास इसका 1 kg है। तो जस्ट ट्राइज टू 1 kg क्या होगा, वो कोशिश करेगा मूव करने की, बट फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन है, तो जस्ट उसको इक्वेट कर देगा एन मोशन, मतलब 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नहीं होगा। हम ट्रक के फ्रेम में सारी बातें कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। जैसे ही एक्सेलरेशन 6 न्यूटन को क्रॉस करेगा, सॉरी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, तो वैसे ही 1 kg ब्लॉक को मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि जो ये सूडो फोर्स है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सूडो फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू 6 न्यूटन है, तो मतलब कि फ्रिक्शन मैक्सिमम 6 न्यूटन फोर्स लगा सकता है टू रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो 6 न्यूटन से जैसे ही सूडो फोर्स क्रॉस करेगा, 1 kg का ब्लॉक का मोशन, रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट मैंने ये पूछा कि अगर ट्रक का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? समझ में आया आयुष? यस सर। ओके, चलो बढ़िया। तो ये वाला पार्ट आप करके बताओ, अगर ट्रक का एक्सेलरेशन 10 हो जाए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 kg ब्लॉक का क्या होगा? किसी का सॉल्व हुआ? हर्षिता? ओके ओके, प्रीतम, दीपक, रिंकी, किसी का आंसर आया इसमें? अगर हम ट्रक का एक्सेलरेशन 10 कर दें, तो 1 kg ब्लॉक का कितना होगा एक्सेलरेशन? किसी का नहीं आ रहा है? सिंपल है, कुछ खास नहीं, इसमें भी आपको सेम कॉन्सेप्ट पे एक्ट करना है, ठीक है। चलो अब इसको हम थोड़ा सा
एफडी बना के देखते हैं, ठीक है। एफडी बना के इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। सॉरी, अब देखो एक चीज तो हमें क्लियर है कि सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। अब सूडो फोर्स का डायरेक्शन अगर हमें क्लियर है तो 1 kg का हम एफडी बनाते हैं सिंपली ऐसे, ठीक है। ये 1 kg का हमने एफडी बनाया, राइट। तो सूडो फोर्स वो तो लाइक ऑलवेज एक्सलेशन के अपोजिट एक्ट करेगा, ये हो गया हमारा सूडो फोर्स, ठीक है। ये कितना एक्ट करेगा, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। अब फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना हमें कर दिया, 10 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। 10 न्यूटन फोर्स 1 kg ब्लॉक पे लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। और ऑब्वियस बात है, फ्रिक्शन क्या चाहेगा, फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करे। देयर शुड नॉट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, राइट। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है उस ब्लॉक पे, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसको अपोज करना चाहेगा। सो वो एक्सटर्नल फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स या जो भी फोर्स लग रहा है, जो फोर्स उस पार्टिकल ऑब्जेक्ट को ब्लॉक को मूव कराना चाहता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने की कोशिश करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा किस डायरेक्शन में, एंड यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाएगा, दैट मींस 6 न्यूटन एक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, सिंपल आपको एक 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपने पता कर लिया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अब इसको सॉल्व करके निकाल लो। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 10 - 6 इक्वल टू मास दैट इज 1 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो एक्सेलरेशन आपका ब्लॉक का आया है, ठीक है, सॉरी, ये जो एक्सेलरेशन आपका ब्लॉक का आया है, इसको करने का तरीका क्या होगा, ये चीज ध्यान रखो। ये जो भी कैलकुलेशन हमने ये किया है, ठीक है, हमने सूडो फोर्स लिखा, फ्रिक्शन, ये सब कुछ हमने ट्रक के फ्रेम में किया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, राइट। ये ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, ये चीज ध्यान रखना आप। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आंसर जो है वो ग्राउंड फ्रेम में दिया हो, बट हमने यहाँ पे जो निकाला वो क्या आया, ट्रक के फ्रेम में हमने, मतलब हमने यहाँ पे ऑब्जर्वर को बैठाया, तब हमारा कितना आया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट में आया, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अगर ग्राउंड फ्रेम में हमें निकालना तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर हम इस डायरेक्शन को, मतलब कि जो राइट डायरेक्शन है उसको अगर हम पॉजिटिव माने, ऐसे अगर इस ये जो डायरेक्शन इसको अगर हम पॉजिटिव माने, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक जो 4 है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब ऐसे हम लिख देंगे -4 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, वो कितना है, 10 है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 10 को इस साइड और 10 - 4 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो हमारा आया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये क्या है, हमारा ग्राउंड फ्रेम में आया। ये जो हमारा आया, ये क्या है, हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम हमारा ये आया, ठीक है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए, फ्रिक्शन, उसकी लिमिटिंग वैल्यू, एंड सूडो फोर्स किस तरीके से एक्ट करता है, एंड फ्रिक्शन कितना रेजिस्ट कर सकता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन को भी हमने समझ लिया इसमें, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, या समझ में आ गया सब कुछ? प्रीतम समझ में आया आपको? प्रीतम, दीपक, चलो बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। हर्षिता, आपको समझ में आया है? Yes, sir. ओके, चलो बढ़िया, ठीक है। आयुष, आपको क्लियर हुआ ये? यस सर। चलो ठीक फिर एक बार रिलेटिव मोशन वाला वापस समझा नहीं। है, ओके चलो देखो। तो रिलेटिव मोशन क्या है, एक्चुअली जो हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन का मतलब ये है, देखो ये वाला जो पार्ट हमने कैलकुलेट किया, अब ये जो भी कैलकुलेशन आप देख रहे हो यहाँ पे,
1 kg का जो हमने एपीडी बनाया है, एंड हमने ये सूडो फोर्स लिखा 10 न्यूटन, ये सब कुछ हम कर रहे हैं एज ऑब्जर्वर, या फिर ऐसा आप समझो सिंपल सा कि हम ट्रक पे बैठ गए, ठीक है, यहाँ पे ट्रक पे यहाँ पे हम बैठ गए और ट्रक पे बैठ के हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमें क्या नज़र में आया, हमें ये नज़र में आया कि इस 1 kg ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लग रहा है जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, और हमें पता सूडो फोर्स, एक ध्यान रखना, सूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। जो फ्रेम का एक्सेलरेशन मतलब जिस ट्रक में हम बैठे हैं उस ट्रक का जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट सूडो फोर्स अदर ब्लॉक में लगेगा। तो हमें क्या पता चला, सूडो फोर्स की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम, और ऑब्वियस बात है फ्रिक्शन हमेशा जरूरत के हिसाब से लगता है, जहां जरूरत होती है, जैसी जरूरत होती है, जिस डायरेक्शन में जरूरत होती है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहिए कि रिलेटिव मोशन ना हो, तो वो लगेगा 6 न्यूटन, और वो भी राइट डायरेक्शन में। तो हम ये सारा जो कैलकुलेशन करें ट्रक फ्रेम में, तो नेट फोर्स 10 न्यूटन लेफ्ट में, 6 राइट में, हमने सॉल्व किया, कितना आया, नेट 4 न्यूटन फोर्स आया, इक्वल टू एम ए हमने किया, एम इज मास ऑफ ब्लॉक दैट इज 1 kg इंटू ए। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 4 मीटर पर सेकंड जो स्क्वायर जो हमारा एक्सेलरेशन आया, ये हम ट्रक के फ्रेम में सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 kg विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम। ये जो ए बी टी मैंने लिखा, इसको प्रोनाउंस करने का तरीका है रिलेटिव में। ए बी टी का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम, ये हमारा आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में हमें ये बोले कि आपको फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा, राइट। बट अगर हम ये पूछते हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, या फिर अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलता है, तो दैट मीन्स को ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर ग्राउंड फ्रेम में हमें निकालना हो, तो हमें प्रोसेस पता क्या होता है, हम ए बी टी मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, ये हमारा तरीका होता है लिखने का इसको, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, अब एक चीज ये क्या है, हमने जो राइट वर्ड डायरेक्शन उसको हमने पॉजिटिव एज्यूम किया है, जो लेफ्ट वर्ड है वो नेगेटिव हो गया है, ठीक, जो स्टैंडर्ड है हमारा पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स का। तो ए बी टी मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम हमारा किधर आया था, लेफ्ट डायरेक्शन में आया था, ऐसे आया था, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज -4। और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, और ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अगर कुछ ना लिखा हो, दैट मीन्स व्हाट कि ग्राउंड फ्रेम में है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स व्हाट, ए ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हो गया माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, वो लाइक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मिल जाएगा कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो हमारा आया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा क्या है, ग्राउंड फ्रेम में आया, ठीक है। तो ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट वर्ड, ये ध्यान रखना, ठीक है। खैर यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, 4 का मतलब राइट नहीं है, 4 का मतलब लेकिन -4 मुझे लिखना चाहिए, बट कोई बात नहीं, अगर आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम आया वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट वर्ड आया है, और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ग्राउंड फ्रेम में जो हमारा है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है आयुष? यस सर। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ पूछना है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन में? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम करते हैं, तो हमने कर ही लिया था, ये छोटा सा क्वेश्चन है और छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है, और आई थिंक चलो ठीक है, एक बार आप रीड करो इस क्वेश्चन को एंड ट्राई करो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक्चुअली ये वही केस है जो अभी हमने किया, डिस्कस किया कि मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड सो दैट वी कैन मूव द ब्लॉक, ठीक है। अगर एक बार वेसल वेलोसिटी गेन कर दिया तो ठीक है, अगर दोनों बैलेंस कर लिया तो कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, सेम केस है, ठीक है। क्या सर आंसर? डी होगा क्या? डी
डी या बी आप बोल रहे हो? डी। मीन्स पुश और पुल विथ ए फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। नहीं नहीं, इसीलिए तो हमने अभी क्वेश्चन किया ना, लाइक मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। तो हमारा एक एंगल पे आया था, थीटा एंगल पे, थीटा की वैल्यू भी हमने निकाली थी। तो हॉरिजॉन्टली हम करेंगे, वो मिनिमम का केस नहीं होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि मिनिमम फोर्स, राइट? द क्वेश्चन लाइक फोर्स द फोर्सेस यू अप्लाई ऑन द लाइक द फोर्सेस यू अप्लाई, लास्ट ये आप पढ़ो, द फोर्सेस यू अप्लाई ऑन द बॉक्स विल बी स्मॉलेस्ट व्हेन। जो अप्लाइड फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो मिनिमम किस केस में होगा? तो हमने देखा ना कि वो अगर हम एंगल पे अप्लाई करते हैं, और जो पुलिंग का केस है, जो हम पुल करते हैं तो नॉर्मल फोर्स कम हो जाता है, नॉर्मल फोर्स कम हो जाता है तो जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, तो जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा। मतलब जो नॉर्मल केस होता है न्यू mg, उससे वो क्या होगा? कम हो जाएगा। आया किसी का आंसर? सर बी ऑप्शन। एग्जैक्टली, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं। जो अभी प्रीवियसली हमने किया वही है, कुछ अलग नहीं है ये। ठीक है, ऐसा ब्लॉक था। ठीक है, अब देखो अगर आप हॉरिजॉन्टली ऐसे खींचोगे ना तो आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज न्यू mg। बट इसको अगर हम पुल मतलब कि इस तरीके से अगर हम खींचे किसी फोर्स f से विद सम एंगल थीटा पे, तो क्या होगा कि एक f का कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। वो प्रीवियसली आप उसको देखना जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है। तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है mg से, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है तो हमें क्या ऑब्वियस बात है, जो f क्या होगा? कम लगाना पड़ेगा। फिर हमने जो डिफ्रेंशिएट करके इतना लंबा चौड़ा निकाला था उसी वही है बेसिकली। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगर यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। अब क्या है, ए ऑप्शन देखो आप, पुश ऑन इट विद ए फोर्स अप्लाइड एट एन स्मॉल एंगल डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये बोला कि पुश करने की बात करें, पुश करने की बात मतलब ऐसे ही बोल रहा है। ऐसे ब्लॉक है और आपने क्या किया, इस तरीके से इसको पुश किया, लाइक दिस, इस तरीके से कुछ एंगल पे। इस सिचुएशन में अगर आप देखो ऐसे अगर आप फोर्स लगाओगे, ये मान लो थीटा एंगल है, तो दो कंपोनेंट आएगा ए और ए। इसमें क्या होगा, जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल ग्रेटर देन mg आपका आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल अगर mg से बड़ा आ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स और ज्यादा हो जाएगा, न्यू mg से भी ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो इसमें आपको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये दिस इज द केस ऑफ पुशिंग, ये पुशिंग का केस है, राइट? बट अगर आप इस तरीके से फोर्स लगाते हैं, ये पुलिंग का केस है, सॉरी ये पुलिंग का केस है। इस तरीके से फोर्स लगाओगे तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? कम हो जाता है। तो पुशिंग का केस तो हो ही नहीं सकता। पुल ऑन इट विद ए फोर्स अप्लाइड एट द स्मॉल एंगल एज इन ए अपवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो ये बोला कि ऐसे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल कुछ स्मॉल एंगल पे ऐसे अगर हम पुल करें तब बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को ये? क्योंकि जस्ट जो हमने उतना लंबा चौड़ा जो हमने डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाले, एग्जैक्टली उसी का थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, वो हमने न्यूमेरिकली सब कुछ डिराइव किया, कंडीशन निकाला, डिफरेंशिएट किया, फिर हमने वैल्यू निकाली, राइट? तो उसी का थ्योरेटिकल पार्ट है बेसिकली। ओके, प्रीतम क्लियर है आपको? प्रीतम, दीपक, हर्षिता? चलो बढ़िया। आयुष आपको समझ में आया ये? यस सर। चलो बढ़िया। तो वो जो प्रीवियसली अभी इतना लंबा चौड़ा हमने जो डेरिवेशन किया, एक्सप्लेनेशन किया, उसी का थ्योरेटिकल फॉर्म है, नथिंग एल्स। ठीक है, पुश या पुल दोनों तो ऑब्वियस सी बात नहीं हो सकता, राइट? और एक सी ऑप्शन का डू इधर ए और बी सिंस द अप्लाइड फोर्स इज सेम, राइट? तो उससे मतलब नहीं है। पुश के केस में क्या होता है, नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है। पुल के केस में नॉर्मल फोर्स, लेकिन पुश के केस में mg से बढ़ जाता है और पुल के केस में mg से घट जाता है। ठीक है, तो पुल का केस क्या होगा, इजी होता है किसी ब्लॉक को मूव करने के लिए। ठीक है, ओके देन विल इन टुडे सेशन हियर, राइट? एंड आई थिंक काफी कुछ कॉन्सेप्ट हमने फ्रिक्शन से रिलेटेड समझ लिया। एंड नेक्स्ट क्लास में कुछ और फ्रिक्शन के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ और क्वेरीज होंगी, कॉन्सेप्ट होंगे, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। एंड विल मूव फर्दर ऑन सर्कुलर मोशन। कोई क्वेरी आप लोगों का, किसी का कोई क्वेश्चन? सर कल टेस्ट है। हाँ, सॉरी, एक चीज और बताना मैं आपको भूल गया। कल आप लोगों का टेस्ट होगा और टेस्ट में क्या है, जो जो हमने रिवीजन किया है, रिवीजन हमने क्या क्या किया, डायमेंशनल एनालिसिस हमने पढ़ा है,
एरर हमने पढ़ा है, कैनेमेटिक्स हमने पढ़ा है, एनएलएम और फ्रिक्शन के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, चीजें हमने काफी कुछ समझ लिया है, तो फ्रिक्शन से भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर जो हमने पढ़े हैं पिछले 4-5 लेक्चर्स में, वो उस सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। और कंप्लीटली नीट ओरिएंटेड आपका ओके क्वेश्चन सर। होगा, ठीक है। जो नीट ओरिएंटेड पेपर आपका होता है, लाइक फिजिक्स का 45 क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री का 45 क्वेश्चन हो गया, बायो का 90 क्वेश्चन हो गया, सेम पैटर्न पे होगा वो, ठीक है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना और अच्छे से आप ओके लोग सर। टेस्ट दो, ठीक है। एनी क्वेरी और किसी का कोई सवाल? सर फिर कल क्लास भी होगी सर्कुलर मोशन की? कल क्लास देखते हैं, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको, और हो सकता है क्लास नहीं होगा तो डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। जो टेस्ट होगा उसको डिस्कशन कर लेंगे, ओके सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। You are now सर वो जो muted. टेस्ट होगा आपके क्वेश्चन देंगे You are now unmuted. या फिर वो वेबसाइट में होगा? नहीं, वो आपका लाइक ऑनलाइन टेस्ट होगा, मतलब लाइक जैसे हम पढ़ रहे हैं तो वैसे आपको टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम पे आपके सामने जो भी टाइम स्लॉट है 3 घंटे का, तो 3 घंटे के लिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा और आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपको बता दीजिए, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आज शाम तक आपको अपडेट सब कुछ मिल जाएगा, क्या टाइम होगा, कैसी चीज़ें होंगी, और नीट पैटर्न पे होगा। आप नीट प्रिपेयर करो तो कम्प्लीटली नीट पैटर्न पे होगा वो, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।